तो गैस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 44AD एंड 44ADA कि क्या होता है और इसको हम ITR में कैसे शो करते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। 44AD जो होता है और 44ADA एंड 44AD, तो ये जो तीनों सेक्शन होते हैं ये होता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन के स्कीम में आते हैं। ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या होता है, तो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन ये होता है कि the presentive taxation scheme under section 44AD gives relief to a small taxpayer having business income up to 2 crore if the cash received during the year 5% of the total revenue. Business having turnover up to 3 crore can opt for presentive taxation. यदि आपका बिजनेस की बात 44AD जो है ये बिजनेस की बात करेगा, 44ADA जो है ये प्रोफेशन की बात करेगा। प्रोफेशन में स्पेसिफाइड प्रोफेशन और ये इसमें 2 करोड़ डिपॉजिट स्पेसिफाइड टैक्सेशन जो है आपका, ये जो स्पेसिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है, तो वो आप उस लिस्ट में यदि फॉलो करते हो तो वो वाला प्रोफेशन यहाँ पे 44ADA में कवर होता है। इसकी जो जैसे 44AD की बात कर रहे हैं तो 44AD की जो लिमिट है वो है 2 करोड़। यदि आप 95% क्या मतलब जो बिजनेस करते हो ऑनलाइन मोड में करते हो तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाती है 3 करोड़। यदि आपने 5% कैश रिसीव करी है, मतलब अप टू 5% कैश रिसीव करी है, तो उस केस में आपको की जो लिमिट है 3 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ कब होती है, यदि आप मतलब ऑफलाइन मोड में, जैसे कि आप कैश में बिजनेस करते हो, कैश, तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाती है 2 करोड़। और 44AD में जो प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है 6% और 8%। 6% होता है जो ऑनलाइन मोड में आप करते हो, 95% बिजनेस ऑनलाइन मोड में करते हो तो उस केस में आपका लिमिट हो जाता है 6%। 8% होता है यदि आप ऑफलाइन मोड में करते हो, मतलब कैश में बिजनेस करते हो, तो उस केस में आपकी टर्नओवर होती है 2 करोड़ एंड 8% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में यहाँ पे फायदा बताया है कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, मतलब कैश में नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसलिए बेनिफिट ज्यादा है ऑनलाइन मोड वाले में। इसकी जो एलिजिबल है, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, कोई भी इंडिविजुअल, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म और रेसिडेंट HUF। यहाँ पे एक्सेप्शन में है LLP जो है एक्सेप्शन में है, तो LLP नहीं है। बाकी आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, एनी इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब HUF। यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म। 44AD की जो लिमिट है वो है 3 करोड़। 2 करोड़ उस टाइम में है जब आप मतलब ऑफलाइन मोड में बिजनेस करते हो, कैश में बिजनेस करते हो। 3 करोड़ है यदि आप 95% बिजनेस ऑनलाइन मोड में करते हो। 44ADA में 75 लाख है जब आप 95% बिजनेस ऑनलाइन मोड में करते हो, नहीं तो 50 लाख है यदि आप कैश में करते हो प्रोफेशन। इसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, और इसकी एक लिस्ट है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। 44ADA में जो फॉल करते हैं, जो उसमें जो प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है 44ADA में। और इसकी जो लिमिट है मैंने बताया 75 लाख और 50 लाख। 75 लाख उस वाले में है यदि आप ऑनलाइन मोड में 95% बिजनेस करते हो, और ऑफलाइन मोड में यदि करते हो तो 50 लाख है। जैसे आप कैश में बिजनेस करते हो तो 50 लाख है उस केस पे। बेनिफिट क्या है, इसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे एंड आपको ऑडिट कंप्लायंस से आप और नहीं करना पड़ेगा। एंड इसमें एडवांस टैक्स भी पे करने, मतलब आप 15 मार्च को मतलब 100% एडवांस टैक्स आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि 15%, 45%, 75% और 100% आपको, जैसे हर केस में होता है, मतलब सभी केस में होता है कि ऐसे एडवांस टैक्स पे करते हैं। लेकिन 44AD में ये है कि आप यहाँ पे 100% एडवांस टैक्स आप 15 मार्च को कर सकते हो, और इसमें छोटी सी ITR होती है, ITR 4 आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। कंडीशन जो है सेक्शन 44AD का, यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ पे है कि
यदि आप 44AD में आते हो, यदि आप यहाँ पे 44AD को ऑप्ट आउट करते हो, मतलब इस साल आपने 44AD में रिटर्न फाइल करी है एंड अगले साल यदि आप यहाँ पे ऑप्ट आउट करते हो, तो आप फिर 5 साल तक आप 44AD में नहीं आ सकते। इस चीज में पूरा यही बताया गया है। You stand to lose positive taxation benefit if you do not continue to them at least 5 year। यदि आप एटलीस्ट 5 ईयर नहीं करते हो 44AD में ऑप्ट, तो आप नेक्स्ट 5 ईयर तक आप नहीं कर सकते हो, जो एडिशनल कंडीशन में बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मोहर है, उन्होंने पॉजिटिव टैक्सेशन ऑप्ट करी थी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उसको कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? 26-27 से लेके 31-32 तक उनको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, ये जो 44AD में उन्होंने ITR फाइल करी थी, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया असेसमेंट ईयर 26-27 में। तो जब असेसमेंट ईयर 26-27 में उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, ऑप्ट आउट फॉर द स्कीम 26-27 में, तो वो एलिजिबल कब तक नहीं होगा? नेक्स्ट 5 ईयर तक, मतलब 27-28 से लेके 32-33 तक वो 44AD फिर से ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो मतलब आप उन्होंने 25-26 में 44AD ऑप्ट किया, तो उसको कंटिन्यू कब तक करना था? 26-27 से लेके 31-32 तक। लेकिन उन्होंने 26-27 में ही ऑप्ट आउट कर लिया 44AD की, जो उन्होंने ऑप्ट करी थी, तो वो कब तक नहीं कर सकता? नेक्स्ट 5 ईयर, 27-28 से लेके 32-33। ओके गाइस, आते हैं इस बारे में। सेक्शन 4484 will attract to the year when the SSC declare the profit 8% or 6%, the taxpayer will not be eligible to opt for budgeted taxation scheme in next 5 years। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 8% और 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करनी पड़ती है 4484 में, और यदि वो ऑप्ट करता है बजट टैक्सेशन स्कीम, तो उसको 5 ईयर तक मैंने मतलब 44AD में उनको ऑप्ट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एग्जाम्पल में, मोहन वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 25-26 में ऑप्ट करी थी 44AD असेसमेंट ईयर 25-26 में उन्होंने ऑप्ट करी थी, लेकिन 44AD में उन्होंने फाइल किया, तो उनको कब तक करना चाहिए था? 26-27 से लेकर 31-32 तक, लेकिन उन्होंने नहीं करा, और मोहन ने ऑप्ट नहीं करा, यानी इसकी असेसमेंट 26-27 से लेके मैं उन्होंने क्या करा कि ऑप्ट आउट कर लिया, तो कब तक नहीं आ सकता? 27-28 से लेके 32-33। However, Section 4484 will not apply. The taxpayer cannot opt for positive taxation scheme due to non-eligibility. For example, यदि ग्रॉस टर्नओवर आपकी एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ और 3 करोड़ से, तो आपके केस में ये 44AD आप ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो मामूली सी बात है कि यदि आप जो 44AD की लिमिट है, आप यदि वो लिमिट को क्रॉस करते हो, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव टैक्सेशन में आप नहीं रह सकते। उस केस में आपको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। ओके गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटेक्स पे। तो ये है हमारा कंप्यूटेक्स का मेन पेज। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो इस पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो करनी है काम, वो करनी है आपको यहाँ पे। आपको सबसे पहले क्या करना है कंप्यूटेक्स पे आने के बाद? सबसे पहले जब तक ये प्रोसेस ना हो, आपको यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन तो करना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको पीडीएफ पे क्लिक। तो आप पीडीएफ पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉगिन करेगा। और ये ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा जब तक ये वाली प्रोसेस ना हो। जब ये वाली प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद करेक्ट डेटा आती है कंप्यूटर्स में। फिर यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, तो चलो ठीक है, हो गया। तो आप एआई पे क्लिक कर सकते हो, फिर यहाँ पे आके आपको रुकना पड़ेगा। फिर ये देखिए, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फाइंड कर रहा है सब कुछ।
जब तक ये वाली प्रोसेस ना हो तब तक आपको इंपोर्ट नहीं करनी है। अब देखिए ऑटोमेटिक लॉग आउट करेगा। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको ओके। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट करता है सब कुछ, और यहाँ पे पूरी करेक्ट डेटा आएगी। ये देखो यहाँ पे ये पूरी करेक्ट डेटा जो हमारा ASTS में आ रहा होगा सेम यहाँ पे आएगी ये प्रोसेस होने के बाद। और यदि हमें कैपिटल गेन को इंपोर्ट करना है तो हम सीधा यहाँ पे एक्सेल इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए डेटा डिलीट एक्सिस्टिंग डेटा, यस ओके। जो वहाँ पे एक्सिस्टिंग डेटा डिलीट करना है जो आपने वहाँ पे डाला है, तो फिर भी यहाँ पे यस कर दीजिए। यदि कोई आपने वहाँ पे अनलिस्टेड शेयर डाल दिया है, इक्विटी शेयर, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। अनलिस्टेड डाल दिया आपने तो अनलिस्टेड को नहीं हटाना है, तो आपको यहाँ पे नो करना है ऑप्शन। अब हम करते हैं इसको एग्जिट। तो ये देखिए यहाँ पे ये कैपिटल गेन हमारा इंपोर्ट हो चुका है जो हमारा वहाँ पे आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है। यदि कोई इंपोर्ट आप जैसे यहाँ पे कंप्यूटेक्स पे आए और सीधा यहाँ पे डेटा इंपोर्ट पे क्लिक किए, जो ऑटोमेटिक डाउनलोड किया आपने यहाँ पे क्लिक किया और सीधा इंपोर्ट कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरी तरह से डेटा इंपोर्ट नहीं होता है। और आपने जब 26 से इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको और इसको आपको हटा के यहाँ पे ओनली 26 शेयर्स को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। यदि आप इस पे और इस पे करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पिछले साल की डेटा यहाँ पे जो आपने कैरी फॉरवर्ड करा है ITR में, या पिछले साल की जो TDS होती है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ओनली फॉर 26 डेज पे क्लिक करना है और करना है आपको इंपोर्ट। ये सारे कुछ टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है कंप्यूटेक्स में, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आना है आपको अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA। जो 44AD और 44ADA ऑप्ट किया है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। ITR 4 हम फाइल करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ITR 4 कैसे फाइल करते हैं, तो यहाँ पे 44AD एंड 44ADA पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आना है आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे। नेचर ऑफ बिजनेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मेरा वाला कोड है 09028, तो आपके केस में जो कोड एप्लीकेबल होगा आपको वही कोड डालनी है। कोड आपको मिल जाएगा गूगल पे, नहीं तो आपको यहाँ पे देखिए बिजनेस कोड फॉर्म 1819 इस पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोड आपको मिल जाएंगे। जो भी कोड आपके केस में एप्लीकेबल है आपके बिजनेस पे, वो वाला कोड आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे आपको 44ADA में कवर हो रहा है तो 44ADA, नहीं तो यहाँ पे 44ADA AD और 44ADA में जो भी कवर हो रहा है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आपको कर देनी है यहाँ पे सेव एंड एग्जिट। फिर यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम, यहाँ पे रिसिप्ट इन कैश, यहाँ पे जो आपने कैश में, यदि यहाँ पे जो बिजनेस आपने करी है कैश में करी है या ऑनलाइन मोड में, इन्होंने कैश में करी थी, ज्यादातर इनका काम कैश का होता है, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए मैंने डाला है। एंड अदर देन कैश में डिमांड ड्राफ्ट कैश अदर देन जो है इस ईयर, तो वो वाली में हमने 3,50,000 रुपये डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल बुक प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे 11,50,000 में बुक जो करी है प्रॉफिट, जो हमारी प्रॉफिट है 4,56,000 का, तो यहाँ पे मैंने ये 4,56,000 की है प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दी। आपके केस में आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वही अमाउंट डालनी है यहाँ पे, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक क्लियर कर लेगा कि आपका जो 39.65% यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है इनको इस बिजनेस में। यहाँ पे टोटल 8% दिखाने ही पड़ेंगे, इससे ज्यादा दिखा सकते हो आप लेकिन कम नहीं। 8% इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि इनका जो है कैश में है बिजनेस ज्यादातर। यदि ऑनलाइन मोड बिजनेस है तो उनके केस में यहाँ पे 6% ओनली कवर होगा, लेकिन जो कैश रिसिप्ट है आपका कैश 5% से लोअर है।
तो उस केस में 6% ही लगेंगे। यदि 5% से ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे 8% वाला रेट आप पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देनी है एग्जिट। यदि आपका 44 एरिया में है तो सेम ही यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे इनकम अंडर सिस्टम 44 एरिया और यहाँ पे बिजनेस का नाम, चेक रिमांडर आपने कितना आया है, कैश में आपने कितने की बिजनेस करी है, टोटल टर्नओवर यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे बुक प्रॉफिट करोगे तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ से, इन दोनों को प्रेस करके यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। 44 एरिया में क्या होता है कि 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करने पड़ते हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इससे कम करोगे तो आप इसमें से ऑप्ट आउट हो जाएगा और फिर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल हो सकती है। तो फिर आपको यहाँ पे चेक करनी है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम करेंगे इसको एग्जिट। इस पे एग्जिट करने के बाद यदि आपका सैलरी सब है तो आपको यहाँ पे सैलरी वाली इनकम यहाँ पे आपको दिखा देनी है। बाकी यही है, मतलब हमारा अदर सोर्स में कुछ इनकम था तो ये देखिए यहाँ पे अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का 4,006 का एंड एफडी यदि आपने करा रखा है तो यहाँ पे डालना है आपको। म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे डालना है, डिविडेंड है तो कुछ यहाँ पे डालनी है। इस वाले केस में ज़्यादा तो डिविडेंड नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर इंटरेस्ट इनकम डालनी है आपको, यदि है तो इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड यदि है कोई, यदि आपने पिछले साल का रिफंड था उसमें यदि इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ पे डालनी है। अब हम करेंगे यहाँ पे एग्जिट और जो अपना इनकम 44 एडी में दिखाते हैं तो उनको यहाँ पे छोटी सी बैलेंस शीट फीड करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जानी है और यहाँ पे डालनी है 44 एडी एंड 44 एडी में छोटी सी इनकम यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, दिखानी है। कैपिटल मैंने 50,000 का दिखाया है और इन्वेंट्री मैंने 50,000 का दिखाया है, बस यही दिखाया है मैंने छोटा सा। आपके इसमें जो अप्लीकेबल होगा, मतलब जो होगा एक्चुअल, आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है और फिर यहाँ पे कर देनी है आपको एग्जिट। फिर आपको यहाँ पे कर देनी है एग्जिट। तो ये हमारा हो गया। अब हमें एक चीज और करनी है यहाँ पे, यहाँ पे आना है आपको जनरल इंफॉर्मेशन पे और यहाँ पे आके आपको इस वाले जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको ये सब यदि यस है तो यस, नहीं तो नो आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस वाले में भी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है नो। फिर ऑडिट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नो या यस पे आप क्लिक करना है आपको कि आप लेवल हो ऑडिट 44 एरिया में, तो यहाँ पे नो कर दो। ऐसे जो आपका होगा यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लेनी है आपको। फिर आपको यहाँ पे कर देनी है सेव एंड एग्जिट। इससे क्या होगा कि जो एरर आ रहे हैं, एरर आएगा लास्ट में कंप्यूटर पे, तो वो एरर नहीं आएगी और ऑटोमेटिक इजीली फाइल हो जाएगी। अब हमारे वाले केस में यहाँ पे एक सैलरी भी है इनका 6,40,000 का, दिखाई देता हूँ। तो ये है और यहाँ पे करना है एग्जिट। यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो आ रहा था, जो मैंने यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया है उसका एरर आ रहा था। आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देनी है, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ का एड्रेस पूरी डाल, नाम, फिर यहाँ पे एड्रेस, फिर यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा। जो आपका टीडीएस कटा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं कटा होगा तो आपको यहाँ पे हाथ से डालनी है उस कंपनी का 10 नंबर जहाँ पे आप काम करते हो। तो अब हम करेंगे यहाँ पे टी फॉर्म पे क्लिक। ये देखिए मेरा जो है ना यहाँ पे टीडीएस भी है तो मैंने यहाँ पे हटा दिया था। और इनका टैक्स पेबल बन रहा था 21,540 रुपये का। तो अब हमें करना है यहाँ पे टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक। तो यहाँ पे टैक्स पेबल तो बनेगा ही, ये तो फैक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है ई रिटर्न पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे ई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे टीडीएस और नॉन सैलरी एनेक्सर टोटल नोट मैच विद टीडीएस अमाउंट ऑन प्रीपेड स्कीम, वो वहाँ पे बता रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। उसके बाद ये टीडीएस की एरर है, आपके इसमें ये एरर नहीं आएगा। एम्प्लॉयर एड्रेस जो मैंने फीड नहीं करी थी सैलरी की, तो फिर यहाँ पे कोई एरर है नहीं, वैसे एरर नहीं आएंगे।
तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगी। यदि मैं यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा, एग्जिट। अब यहाँ पे एक ही एरर आएगा टीडीएस वाला, बाकी कोई एरर देखिए आप यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करोगे तो अब ओनली एक एरर आएंगे, ये वाला। तो इसको जब मैं ठीक कर लूंगा तो ये सही हो जाएगा, बाकी अब यहाँ पे कोई एरर है नहीं। जब आपका ये हो जाए तो आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करनी है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न सबमिट करना है। तो रिटर्न जब सबमिट करोगे आप, तो यहाँ पे आधार ईवीसी से भी कर सकते हो, साथ में आधार ईवीसी पे क्लिक करनी है और यहाँ पे रिटर्न को सबमिट कर देनी है इजीली। यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट पे करिए, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देनी, ओके कर देनी है, सबमिट हो जाएगा इजीली। तो सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो सबमिट। ओके गाइस, थैंक यू।